लेसन नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के रासायनिक प्रभाव। आप हमारे घर में सभी देख रहे होंगे, जो जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, लाइक गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एसी, फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और हमें जितने भी फंक्शन कर रहे हैं, ये हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है इनके अंदर, ये सारे के सारे किससे होती है, इलेक्ट्रिसिटी से। एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड अस ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमें एक ऐसी एनर्जी देती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हर इंस्ट्रूमेंट में से पास नहीं होती, यानी कि कुछ इसके अंदर कनेक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर। कनेक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, और इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जैसे कि आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है, इसमें हमने एक आयरन पिन लगा दी, यहाँ पे एक हमने सेल लगा रखा है, एक बल्ब है और यहाँ पर वायर लगा रखी है और इसके अंदर से करंट पास हो रहा है। इसके बीच में जो कनेक्शन है, यहाँ पर जब आयरन की पिन लगाई गई तो इसके अंदर से करंट पास होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब जो ये आयरन पिन लगाई गई, आयरन पिन अटैच करने के बाद जो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोइंग मतलब जलना शुरू कर देता है तो वह है गुड कनेक्टर है। अब हमने यहाँ पर रबड़ लगा दिया इसकी जगह, रबड़ के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, तो जो बल्ब है वो हमारा नहीं जलेगा। इसका मतलब रबड़ क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम इसको इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई भी मेटल लगाते हैं तो बल्ब ग्लो करना लग जाएगा, यानी कि वह जलने लग जाएगा। लेकिन रबड़ के साथ या कोई भी हम इंसुलेटर लगाएंगे तो वह नहीं जलेगा। आप ये घर पर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर। आपने इलेक्ट्रिक टेस्टर देखा होगा, जिससे हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए हम घर पे वैसे बना लेते हैं एक एक टेस्टर। तो अगर टेस्टर जल नहीं रहा तो उसका क्या क्या, टेस्टर काम नहीं कर रहा तो क्या हो सकते हैं मेन फंक्शन। सबसे पहले हो सकता है कनेक्शन आर लूज। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इस टेस्टर की कनेक्शन लूज है तो वह जिसके अंदर जो बल्ब होता है वह ग्लो नहीं करेगा। या फिर बल्ब फ्यूज हो, अगर बल्ब ही फ्यूज है तो वो पता ही नहीं चलेगा हमें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए बल्ब भी हमने रिप्लेस कर लेना चाहिए या उसको चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट द सेल इज़ यूज्ड अप, यानी कि जो हम सेल यूज़ कर रहे हैं, बैटरी यूज़ कर रहे हैं, कहीं वह ख़त्म हो चुकी हो, इसलिए उस बैटरी को भी चेक करेंगे। उसके बाद जब ये सारे कनेक्शन सही हैं तो सारे कनेक्शन करने के बाद वह जो बल्ब है टेस्टर का वह जलने लग जाएगा। वो हमें ये बता देगा कि किस इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। मॉडिफिकेशंस इन इलेक्ट्रिक टेस्टर, आजकल इसमें मॉडिफाई हो गए, यानी कि बल्ब की जगह इसके अंदर एक एलईडी बल्ब लगाने लग गए हैं, जो बिल्कुल स्मॉल छोटा सा होता है। उसके अंदर जैसे ही करंट पास होगा वह जलने लग जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर हम इसकी जगह एक मैग्नेटिक कंपास रख देते हैं तो वो भी क्या करेगी, उसके अंदर रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक कंपास निडल के अंदर रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। फिर है एलईडी, यानी लाइट एमिटिंग डायोड। आपने ये एलईडी देखी होगी सबने, ये बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल बल्ब्स होते हैं जो आजकल रिटेल स्टोर के ऊपर, स्टेजेस के ऊपर, ब्रिजेस, इवन इन द कीपैड ऑफ द मोबाइल फ़ोन आर ऑल एलईडीज। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलईडी होती है, जो बिल्कुल छोटा सा एक बल्ब होता है जो बिल्कुल लो वोल्टेज के ऊपर भी जलने लग जाता है और हमें लाइट देता है। फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि भी किसी भी सब्सटेंस की वह एबिलिटी जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड एज गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, यानी कि इसमें एक्टिविटी दे रखी है कि
जो वाटर होता है वो भी गुड कंडक्टर है और या बैड कंडक्टर हो सकता है। तो अगर हम डिस्टिल वाटर लेते हैं ना तो वो क्या करेगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो डिस्टिल वाटर लेने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो हम कह सकते हैं डिस्टिल वाटर क्या है कि बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर है। लेकिन अगर उसी के अंदर हम कोई बेस, कोई साल्ट या एसिड डाल देते हैं तो वह करंट पास हो जाएगा और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आयन। आयंस, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन की फॉर्म में करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम कॉल्ड आयंस। हम ग्रुप ऑफ एटम को भी आयन बोल सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन कौन से होते हैं, जो पॉजिटिवली, हमेशा एटम के ऊपर दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उनको हम कैटायन बोलते हैं। ये इसका उल्टा जो प्रोसेस होता है उसको हम एनायन बोलते हैं, यानी कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये सिचुएशन जो है ये अपोजिट है, यानी कि लूज करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाना, और गेन करने का मतलब अगर उसको मिलता है कोई इलेक्ट्रॉन, कोई आयन या इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है उस एटम के ऊपर, तो उसको बोलते हैं एनायन। इसलिए हम ये कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस वो कैटायन होते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनायन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वह केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कैटायन और एनायन होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे कि हमने कॉमन साल्ट है, इसके एग्जांपल समझिए। कॉमन साल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। जब इसको हम पानी में डिजोल्व कर देंगे तो इसके जो सोडियम आयन वो अलग हो जाएंगे और जो क्लोराइड आयन है वो अलग हो जाएंगे। सोडियम आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए उनको कैटायन बोलते हैं। जो क्लोराइड आयन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उनको एनायन बोलते हैं। और इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर से एनायन अलग अलग होते, सेपरेट हो जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि ये इनके अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जैसे ग्लूकोज और एल्कोहल का सॉल्यूशन है, तो जब इनको हम डिसॉल्व करते हैं ना तो इनकी आयन्स अलग अलग नहीं होते, यानी सेपरेट नहीं होते। सेपरेट नहीं होंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी डिकम्पोज हो जाना इलेक्ट्रोलाइट का, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड्स। वह मेटल रोड या प्लेट जिसके अंदर से अगर हम करंट पास करवाते हैं या उसको अंदर से छोड़ते हैं, उसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड वो होती है जिसके ऊपर से नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का जब नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है उसको कैथोड बोला जाएगा, और जिसके ऊपर से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है बैटरी का उसको एनोड बोला जाता है। और हमेशा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव होता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। एक ग्लास या जो प्लास्टिक कंटेनर होता है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी जो सॉल्यूशन होता है जिसमें वो रखे जाते हैं, उस कंप्लीट उसको बोला जाता है वोल्टामीटर। जो आपको भी दिखाई दे रहा था, ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट हैं। मेनली तीन प्रकार के होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट।
व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि जैसे ही हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, उसके अंदर से केमिकल रिएक्शन होती है और इस केमिकल इफेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट ऑफ केमिकल इफेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के यूजेज क्या हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, अगर हमें कोई भी मेटल प्राप्त करना होता है ना, तो वो हमें डायरेक्ट प्रकृति में नहीं मिलता, नेचर में हमें ओर्स मिलते हैं, उसके अंदर से हम उनको अलग करते हैं मेटल को। तो इसी प्रकार जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, इसके दौरान ओर से हम आसानी से मेटल को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हम मोल्टान जो सोडियम क्लोराइड के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो सोडियम के जो आयन्स है वो डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर और क्लोराइड गैस इज इवोल्ड एट द एनोड। और एल्यूमिनियम और पोटाशियम भी इसके द्वारा और से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, कई ऐसे केमिकल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस बनानी हो, क्लोरीन गैस बनानी हो या फिर हाइड्रोजन गैस, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि जितनी भी हमें धातु है हमारी उनको रिफाइन करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग बोलते हैं इसको। जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड एंड निकल, ये सारे के सारे रिफाइनिंग मेथड के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। फिर इसके बाद लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, वह मेथड जिसके अंदर हम एक मेटल की, आपको पता है जो आयरन होता है खासकर उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी उसके ऊपर दूसरी धातु की हम परत चढ़ाते हैं जिससे कि उसके ऊपर जंग नहीं लगता। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही होती है, यानी द मेथड ऑफ कोटिंग द मेटल सरफेस विद ए थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को भी क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम किसी भी कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करते हैं पानी के अंदर, तो जो उसकी पॉजिटिव चार्ज है वो कॉपर आयन के ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज सल्फेट आयन के ऊपर आ जाएगा। जैसे इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उस सॉल्यूशन में से, जो कॉपर आयन है वो मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनायन मूव्स टुवर्ड द एनोड। इस प्रकार जो उसके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे पहले डेकोरेशन। जो गोल्ड और सिल्वर की ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण, ये बहुत महंगे होते हैं, यानी ज़्यादा इतने पैसा नहीं होने की वजह से कई बार इसको खरीदा ही नहीं जाता, इसलिए उनके जैसे ही जो कम एक्सपेंसिव होते हैं, नॉर्मल जो हमारे पास दूसरी धातुओं की जो मेटल, कोई भी मेटल होता है उसके वो डेकोरेट कर देते हैं उस कलर से, सिल्वर या फिर गोल्ड से, जिसकी वजह से वो सुंदर लगते हैं, तो वो सजावट में काम आते हैं। फिर प्रोटेक्शन के लिए जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको अभी बताया गया था कि वो उसके अंदर जल्दी से जंग लग जाता है, उसमें निकल या जिंक के जो प्रोटेक्ट लेयर लगा देते हैं ताकि वो रस्ट से बच जाए, इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है। जो किचन के यूटेंसिल होते हैं, गैस बर्नर, बाइसाइकिल, सैंडल्स, बार्स एंड व्हील रिम्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये क्रोमियम प्लेटिंग होती के दौरान इनको बनाया जाता है जिससे कि वो जंग नहीं लगे और वो काफ़ी समय तक ऐसे के एज इट इज़ बने रहें। क्रोमियम प्लेटिंग एंड वेरियस ऑब्जेक्ट, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, टैप और ये हमारे किचन का जो स्पून, नाइफ, किचन गैस बर्नर, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग के दौरान होते हैं। वैसे आयरन के, लेकिन क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है इसके ऊपर।